जो एक्सरसाइज 11.3 उसका इंट्रोडक्शन चल रहा था और उसकी 5 क्लासेस हो चुकी है, ये 6ठी क्लास है। ठीक है, और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। अब सभी कुछ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं 11.3 में, और यहाँ पे क्या आ गया, लाइंस आ गया। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि आपने इससे पहले कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस के बारे में कुछ पढ़ रखा है क्या, पढ़ रखा है कुछ, बताओ। देखो 11.2 की एक्सरसाइज हमने की थी, इंट्रोडक्शन किया था ना, सबसे लास्ट लाइन क्या थी उसमें बताओ। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज जीरो दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स दे लाइज इन सेम प्लेन, दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर। मतलब अगर दो लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ जाती है उसकी, जीरो, तो मतलब वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब वो लाइन क्या होगी, सेम प्लेन पे होगी, मतलब वो लाइन क्या होगी, कोप्लेनर। कोप्लेन का मतलब को का मतलब सेम, प्लेन का मतलब फ्लैट सरफेस, तो मतलब वो सेम प्लेन पे होगी। ठीक है, तो अब ये बताओ कि हमने 11.2 में वो चीज़ पढ़ ली है, तो 11.3 में वापस क्या जरूरत पड़ गई इसकी, बताओ बताओ। बताओ बताओ, बाकी है कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है। कि हमने 11.2 में ये चीज़ पढ़ ली है कि दो लाइन कोप्लेनर होती है जब उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो आ जाए। ठीक है, बात खत्म। वापस से यहाँ पे क्यों पढ़ना पड़ रहा हमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। अच्छा, हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना, वो कौन से आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं बताओ। एमसीक्यूज आएंगे नहीं आएंगे बताओ। तो अगर वो एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज में कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस की कंडीशन ये ना दे के अगर इसके अकॉर्डिंग दे दे, और हमने ये टॉपिक छोड़ रखा है कि हमने तो पढ़ रखा है ना, तो बताओ अपना क्वेश्चन गलत होगा नहीं होगा, वहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो हमें एक भी ऐसे परसेंटेज नहीं छोड़ना है कि जिसमें हमारा क्वेश्चन गलत हो। तो इसलिए एमसीक्यूज टाइप आते हैं क्वेश्चन, तो हमें ये कंडीशन भी पढ़नी है। ठीक है, बाकी है कुछ भी नहीं, इसी से आएगा देखना। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। अब देखो एक एक बात आपको ध्यान से सुननी है। हम दो लाइन से कोप्लेनरिटी है वो देख रहे हैं, ठीक है ना, कि दो लाइन कोप्लेनर होगी कि नहीं होगी, उसकी कंडीशन क्या है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में दो लाइंस हैं, वो दोनों कोप्लेनर होगी। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर ये दो लाइंस हैं और ये यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना, तो मतलब दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर है कि नहीं है बताओ, एक ही प्लेन पे है। तो अब अगर एक को मैं ऊपर उठा लूँगा, आप बताओ ये कोप्लेनर है क्या। तो ये कि जैसे दो लाइन है वो एक प्लेन पे है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये कोप्लेनर है कि नहीं है। तो देखो m1 वेक्टर क्या है, l1 लाइन का पैरेलल वेक्टर है, m2 वेक्टर क्या है, l2 लाइन का पैरेलल वेक्टर है। अब ये बताओ कि हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो देखा था वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखा था कि जो m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर है, जहाँ पे वो आया था कि ab वेक्टर क्रॉस ac वेक्टर आया था वहाँ पे, तो वो जो वेक्टर आया था वो ab के और ac के दोनों के परपेंडिकुलर था कि नहीं था बताओ, था कि नहीं था वो। तो यहाँ पे अगर मैं m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर फाइंड कर लूँगा, तो बताओ ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा बताओ, इस तरीके से। अब देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो अब देखो ये दो लाइंस हैं L1 और L2।
अब यहाँ पे फिक्स पॉइंट है इसका A1, यहाँ पे इसका फिक्स पॉइंट है A2। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये एक AB वेक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा हमें। अब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये यहाँ पे लेके आ जाऊं मैं, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर इसी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा तो। और अगर इसके परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब क्या है, ए बी वेक्टर वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है क्या, और ए बी वेक्टर अगर इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो ए बी वेक्टर मतलब लाइन L1 और लाइन L2 दोनों है वो क्या है, कोप्लेनर है या ना। तो बस ये बात हमने लिखी कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर फाइंड कर लेंगे, जो हमेशा क्या होगा, M1 और M2 के परपेंडिकुलर होगा। M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर अगर M1 और M2 के परपेंडिकुलर तो वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखो ये कंडीशन हमने मानी है, ठीक है ना, कि अगर ऐसा हो जाए, इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर, अगर दो लाइन कोप्लेनर हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, लाइज ऑन सेम प्लेन, मतलब वो सेम प्लेन पे है। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी वेक्टर होगा ना, ऑल्सो लाइज ऑन सेम प्लेन। तो अगर ये दो लाइन कोप्लेनर है तो जो ए बी वेक्टर है वो भी प्लेन पे होगा नहीं होगा, ये बात लिखी हमने। और अगर ये प्लेन पे है और M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बताओ M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। और अगर दोनों परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब एक बात देखना कि शॉर्टेज डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या था बताओ, शॉर्टेज डिस्टेंस का M1 वेक्टर क्रॉस M1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर। अब ये बताओ कि अगर ये तो चीज़ है ना ये वाली, हाँ या ना, तो अगर ये चीज़ 0 हो जाएगी, मतलब इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें नॉन जीरो होना चाहिए बस वो, ठीक है ना। अब ये बताओ ये 0 हो गया तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ रही है, 0 आ रही है क्या। और अगर 0 आ रही है तो दोनों लाइन से वो कोप्लेनर है कि नहीं बताओ, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 तो अभी तो इसका जो मतलब डेरिवेशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। इसका डेरिवेशन बस यहाँ से देख सकते हैं, अगर ये 0 होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है, और 11.2 में हमने पढ़ रखी है अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है तो दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। अब इसका ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेरिवेशन, इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है, कार्टेशियन इक्वेशन वाला, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म। अभी बताओ जो हमने अभी तक करते आ रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, वही सेम चीज़ इसमें करेंगे नहीं करेंगे बताओ, ठीक है, तो वो उसको करते हैं हम, ठीक है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब देखो इसकी कार्टेशियन फॉर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बता देता हूँ मैं आपको। अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू 0, ये इसके वेक्टर इक्वेशन हो गई, ठीक है। M1 और M2 पैरेलल वेक्टर है लाइन L1 और L2 के, ठीक है ना। M1 वेक्टर ये हो जाएंगे, M2 वेक्टर को हम ऐसे लिख लेंगे, A1 और A2 क्या फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 वेक्टर ये हो जाएगा, A2 वेक्टर को ऐसे लिख लेंगे। अब हमने M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर फाइंड किया है, ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ तक हमने कर लिया इसको। अब आगे इसको करेंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अब देखो हमें A2 माइनस A1 चाहिए, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो वो कितना गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब हमारे पास ये कंडीशन है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर, A2 माइनस A1 की वैल्यू रखी है हमने, और M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर उसकी वैल्यू रखी है, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट किया हमने। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमने लिखा है। अब ये जो कंडीशन आई है वही क्या है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो अपना एक और जो टॉपिक था कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस,
वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, हाँ है ना। ठीक है।